विंद जीएस सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेंटर और जीएस का टीचर कीर्तिराज सिंह बघेल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट लेंगे और कॉन्सेप्ट लेंगे। फैक्ट लेने का अर्थ है कि वो प्री की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, और कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि वह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्री के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो देखा जाता है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यूपी बिहार में और एमपी में है उसका फैक्ट देखा जाता है। तो जो हमारा पैटर्न है, हमारे जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, उसमें हम कॉन्सेप्ट भी लेते हैं जो यूपीएससी की दृष्टि से बेनिफिशियल होता है, और फैक्ट लेते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो एक ऐसा चैनल जिसमें केवल काम की बातें और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी दोनों को फोकस करके ये चैनल बनाया गया है, और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेंगे। आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में कई बार कई तरह के ग्राफ या कर्व, वक्र का नाम लिया जाता है, जैसे फिलिप्स कर्व हो गया, लॉरेंज कर्व हो गया। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो फिलिप्स कर्व, कुजनेट्स कर्व, इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व देख रहे हैं जैसे आप, लॉफर कर्व, लॉरेंज कर्व, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष इससे प्रश्न आते हैं। अब चूँकि कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, अनछुए पहलू लिया जा रहा है परीक्षाओं में जिससे पहले नहीं पूछा गया, प्रीवियस ईयर प्रश्नों में नहीं पूछा गया। तो इससे हमारा डबल फ़ायदा है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर डीप में जाएंगे तो भविष्य में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब देखिए, कंपटीशन जब बढ़ता है तो रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होने लगती है। तो हमें, चूँकि ये पूछा भी गया है लेकिन अभी इसमें बहुत डीप नहीं पूछा गया, अभी केवल वन लाइनर टाइप पूछा जाता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है और ये किससे रिलेटेड है। तो फिर आज हमारा जो क्लास है उसका डायमेंशन 3 तरह का होगा। डायमेंशन का अर्थ है कि हम 3 पक्षों पर ध्यान देंगे। पहला, जैसे अगर हम फिलिप्स कर्व पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, इसका ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ग्राफ है वो कैसे बन रहा है, ग्राफ या कर्व कैसे बन रहा है, पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन हम देखेंगे कि यह जो है किससे रिलेटेड क्या है, किससे रिलेटेड है, मतलब इसका संबंध क्या है, किस चीज़ से है। तो ये हमारा दूसरा डायमेंशन हो गया। तीसरा डायमेंशन है कि इस ग्राफ का मैसेज क्या है। तो इस क्लास को हमने इस तरह विभाजित किया है, मैसेज या इसका जो इससे क्या साबित होना चाह रहा है, या क्या जो ग्राफ है इससे क्या मैसेज जा रहा है। तो ये 3 डायमेंशन पर हम, प्रत्येक ग्राफ को 3 डायमेंशन पर हम चर्चा करेंगे। इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। अभी तक केवल रिलेशन पूछा जा रहा है, भविष्य में क्या पता इसका मैसेज पूछ ले या यह ग्राफ किस तरह का बना है वो पूछ ले। तो हमने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड किया है ताकि आपके लिए भविष्य में आने वाले 5-6 सालों में जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले या संघ लोक सेवा, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम और अच्छा टॉपिक आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्हीं 3 डायमेंशन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व हम ले रहे हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहला चीज़ है इसका ग्राफ। ठीक है, तो जो फिलिप्स कर्व है ये, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है इन्फ्लेशन रेट। ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट। और यहाँ पर जो है आता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज, यहाँ रेट इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज, और यह कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो अब आपने देखा, अगर इस तरह का ग्राफ परीक्षा में पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आप सीधे सीधे इसको फिलिप्स कर्व से जोड़िएगा। इन्फ्लेशन रेट यहाँ एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर इन्फ्लेशन
और वाई एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा डायमेंशन क्या है, यह जो है रिलेशन किससे रिलेटेड है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। यह इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट कर रहा है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से रिलेटेड है, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इससे संबंधित है। तो यह जो है दो चीज़ों की चर्चा कर रहा है। पहला, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और बेरोजगारी इधर है, वाई एक्सिस पर है। तो ये संबंध है, इसका संबंध किससे है, तो मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट से है। ठीक है, तीसरा है इसका मैसेज क्या है। अगर ये प्रश्न है कि इसका मैसेज क्या है, तो मैसेज हम देख लेते हैं। तो इसका मैसेज है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी हैज़ टू एडजस्ट विद हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट। आप देख रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। देखिए यहाँ ये बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ देखिए ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, फिर यहाँ पर कुछ है, समझ रहे हैं, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर कम है। तो इसका जो मैसेज है वो क्या गया, तो मैसेज है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी हैज़ टू एडजस्ट विद हमने जैसे कहा था कि इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो, आपको थोड़ा सा इंग्लिश देखना चाहिए। इंग्लिश जो होता है थोड़ा सा सरल होता है, इसका जो वो होता है ट्रांसलेशन हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, हम दोनों लेके चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश। तो ये कह रहा है, इसका मैसेज क्या है, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी हैज़ टू एडजस्ट विद हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट, हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि किसी अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी दर को घटानी है तो हमें मुद्रास्फीति दर उच्च रखनी होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप इस पॉइंट पे इसका मैसेज जो है, देखिए ग्राफ दिमाग में रखिए, उससे तीनों हमारे डायमेंशन निकल जा रहे हैं। ग्राफ हमने देखा, पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। ग्राफ हमारा ये है, यहाँ इन्फ्लेशन रेट है वर्टिकल पर और हॉरिजॉन्टल पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, ये और ये ठीक है। अब ये देखिए ग्राफ से आप समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे, और ठीक है, और यहाँ देखिए जब हम देखते हैं, जब ग्राफ हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के इसका कटिंग पॉइंट देखते हैं, कहाँ पे ये मिल रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ देखा और इसको हमने बढ़ाकर यहाँ मिलाया, तो ये यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और तुलना करके देखने पर ही हमको समझ में आता है कि आने वाले समय में ये क्या हो रहा है। तो जब हम इसका सेकंड ले रहे हैं, इसको हमने यहाँ मिलाया, इसको हमने यहाँ मिलाया, तो देखिए ये घट रहा है। तो इसका मैसेज भी यहीं से निकला कि टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट पर, ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट, ठीक है, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप देख रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट घटता जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन देखिए रेट बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और ये घटता जा रहा है। तो इसका मैसेज यहीं से निकल आया कि टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को घटाने के लिए इकोनॉमी हैज़ टू एडजस्ट विद हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट। हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट मतलब किसी अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी दर घटानी है तो हमें मुद्रास्फीति की दर को उच्च रखना होगा या उससे एडजस्ट करना होगा। अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बेरोजगारी तो कम से कम घट रही है। इस कर्व का ये है, ये कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि ऐसा होता है। इस कर्व से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो 3 डायमेंशन में बनते हैं,
उसका ग्राफ पूछा जा सकता है। अभी तक केवल रिलेशन पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है, तो ग्राफ आपका ऐसा भविष्य में पूछा जा सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। रिलेशन क्या है? इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन को दिखा रहा है। इसका मैसेज क्या जा रहा है? तो ग्राफ को हम समझेंगे, कटिंग पॉइंट हम इसको देखते हैं, मीट पॉइंट। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ मिल रहे हैं? ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है। तो ये देखिए स्लोप इसका बन रहा है ना, ढाल। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन मुद्रास्फीति, ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी घट रही है। तो मैसेज क्या निकला? टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी हैज़ टू एडजस्ट विद हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रेट। मतलब बेरोजगारी दर अगर घटाना है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को उच्च मुद्रास्फीति से एडजस्ट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये आप लोगों ने देख लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे अच्छा वीडियो इस ग्राफ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम बहुत रिसर्च करके इस पर थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट से, हम इधर उधर की बातें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, एग्ज़ाम की डिमांड, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। क्योंकि ज़िंदगी भी बहुत छोटी है और तैयारी करने की अवधि, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शीघ्र से शीघ्र सेलेक्टेड हों, सिलेक्शन। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, किसी भी चीज़ के लिए एक सीमा होती है। अगर हम जल्दी सेलेक्ट होंगे तो हमें वैसी, अगर हम जल्दी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमें वैसी चीज़ें पढ़नी है, हमें ज्ञान नहीं बटोरना, हमें वैसी चीज़ें, हमें सभी चीज़ों का खिलाड़ी बनना है। मतलब हर टॉपिक हो, हर सब्जेक्ट हो, बस उसका थोड़ा जानते रहें सभी चीज़। तो हमें वैसा करना है, वही लोग एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ जो डायमेंशन है, हमने देखा था पिछले प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, और भविष्य का भी हमने अंदाज़ा लगाया। तो इसके 3 डायमेंशन में प्रश्न बनने की संभावना है। इसका ग्राफ पूछा जा सकता है। दूसरा है, इस ग्राफ में क्या रिलेशन है किससे, ये पूछा जा रहा है। अभी ग्राफ नहीं पूछा गया है, क्या पता ग्राफ पूछा जा रहा है रिलेशन। अब भविष्य में इसका मैसेज पूछ सकता है। तो हमने इसके लिए, आपके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो तैयार किया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, ये पसंद आया और हमारी मेहनत इसमें आपको झलके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े। तो ये 3 डायमेंशन पे हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानना है। क्योंकि प्री में क्या होता है, प्री निकालना है। और देख रहे हैं कि यूपीएससी प्री निकालना कितना कठिन हो गया, यूपी पीसीएस प्री, एमपी का प्री निकालना, बिहार का प्री निकालना कितना कठिन हो गया है। प्री में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो उसको हम हल्का करने के लिए, आप लोगों के लिए मेरा छोटा सा ये प्रयास है। तो ये 3 डायमेंशन में ये प्रश्न पूछने की संभावना है। हमने आपको तीनों डायमेंशन बता दिया। ग्राफ पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, मैसेज पूछ सकता है। बस इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो समय का नुकसान ही होगा। तो ग्राफ प्रश्न कैसे निकल सकते हैं, हमने आपको 3 डायमेंशन बता दिए। अब हम इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अब अगला लेते हैं। तो यही हमारा डायमेंशन रहेगा। ठीक है, इसी डायमेंशन पे हम बात करेंगे। ग्राफ लेंगे, उसका मैसेज लेंगे, और वो उसका रिलेशन लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा फिलिप्स कर्व ख़त्म हो गया। अब हम कुजनेट्स कर्व पर आते हैं। ठीक है, तो कुजनेट्स कर्व है, पहला है हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। तो कुजनेट्स कर्व का जो ग्राफ है वो इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पर है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी, और यहाँ पर है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब हो गया इनकम पर कैपिटा, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इनकम पर कैपिटा। ठीक है, अब इसी से तीनों चीज़ें निकलेंगी, इनकम पर कैपिटा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितना इकोनॉमिक्स का हार्ड टॉपिक हो, हम उसके लिए आपको सरल करके बताएंगे, और केवल टू द पॉइंट, जिससे आपका समय बचे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। क्योंकि ज़िंदगी का एक पहलू ये है कि हम जितनी जल्द, जो चीज़ समय पर मिल जाए वो उसका महत्व होता है, जो चीज़ समय पर ना मिले उसका कोई महत्व नहीं होता। तो हमको जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होना है, उसके लिए हमें केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट पढ़ना है। और उसके लिए आपको विंध्य जीएस सर्किल के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए। क्योंकि हमारा प्रयास
आपको सफल कराना है, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं। तो इनइक्वलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका ग्राफ है। तो इसका जो रिलेशन है आप देख रहे हैं, इनइक्वलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ये बात कर रहा है। तो इसका जो रिलेशन है, इनइक्वलिटी मतलब असमानता, ठीक है, असमानता, और किस पर बात कर रहा है, ग्रोथ पर बात कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ, असमानता। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ स्टार्ट हुआ है। ग्राफ को समझने का थोड़ा सा प्रयास किया जाए, हम कर रहे हैं, आप भी करिए। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये या इसका मैक्सिमम है और फिर ये डाउन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर आपसे ये कहे कि समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अगर ग्रोथ का मतलब हो रहा है विकास, ठीक है, वृद्धि, तो ग्रोथ या डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पर, ठीक है, देखिए ये जो वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल पक्ष, ये क्षैतिज जो है ये ऊपर उठ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये अब ये कितना इनइक्वलिटी, समाज में असमानता कितनी बढ़ रही है। तो इसका मैसेज हम याद करने की कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ दिमाग में बस रखिए, इसका तीनों पक्ष निकल जाएगा। तो देखिए ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, देख रहे हैं इनिशियल स्टेज, और फिर ये ऊपर उठता जा रहा है, मतलब समाज में इनइक्वलिटी कितनी बढ़ रही है। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनइक्वलिटी समाज में बढ़ती जाती है, मतलब अगर विकास हो रहा है तो समाज में असमानता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसका जो मैसेज है आप ग्राफ से समझ रहे हैं कि जैसे जैसे विकास हो रहा है, और यहाँ पर जाकर देखिए असमानता जो है कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर ये ऐसे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और असमानता बढ़ रही है। तो इसका जो मैसेज है ये है, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के प्रारंभिक अवस्था में जो है समाज में असमानता, इनइक्वलिटी बढ़ती है। इनइक्वलिटी जो असमानता है, ग्रो विद इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी ग्रो विद या इंक्रीज विद, इनइक्वलिटी इंक्रीज विद ग्रोथ, ठीक है। तो जो विकास के साथ जो है असमानता बढ़ती है, यह प्रारंभिक अवस्था में होता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं, अभी केवल हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं, ये जो इनिशियल स्टेज है, इसको अगर हम दो विभाजित हिस्सों में बांट दें इस ग्राफ को, तो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हमने देखिए इसीलिए इसका प्रयोग किया है, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हमने इस ग्राफ को दो हिस्सों में बांटा है, देख रहे हैं आप, और हमने केवल इनिशियल स्टेज की बात की है अभी। तो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इस वाले हिस्से में, ठीक है, इनइक्वलिटी इंक्रीज विद ग्रोथ, ये जो है इनइक्वलिटी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो मैक्सिमम यहाँ ग्रोथ हो गया, ठीक है, और इसी के साथ इनइक्वलिटी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ का मैसेज क्या है, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी समाज के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें असमानता बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन अब जब हम ग्राफ का इस दूसरे पक्ष पे जा रहे हैं तो देखिए विकास जो है असमानता घट रही है, ठीक है। तो ग्राफ का मकसद यही है, 3 डायमेंशन हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसका हम देखेंगे ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है, इनइक्वलिटी या असमानता यहाँ पर है, ठीक है, असमानता, और हॉरिजॉन्टल पर इकोनॉमिक ग्रोथ या विकास है, ठीक है, वृद्धि है, ठीक है। तो और इसका मैसेज रिलेशन क्या है, तो इनइक्वलिटी असमानता और ग्रोथ मतलब आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, ये इसमें रिलेशन ये बता रहा है, ठीक है। और मैसेज क्या है, तो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनइक्वलिटी इंक्रीज विद ग्रोथ, इनइक्वलिटी असमानता इंक्रीज विद ग्रोथ, ठीक है।
यह जो है असमानता जो है विकास के साथ या समृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, इनिशियल स्टेज। इससे सरल इकोनॉमिक्स का जो वीडियो है आप लोगों ने नहीं देखा होगा, केवल ग्राफ दिमाग में रखिए और उससे सारी चीज़ें निकल जाएंगी। और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण डायमेंशन 1, 2, 3 ग्राफ, रिलेशन, मैसेज। तो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनइक्वलिटी इंक्रीज विथ ग्रोथ, मतलब जो असमानता है, समाज में असमानता है, वह समृद्धि के साथ बढ़ती जाती है प्रारंभिक अवस्था में, विकास के प्रारंभिक अवस्था में। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा है, ये हमारा कुजनेट्स कर्व था, ये कुजनेट्स कर्व था, ठीक है। अब हम लेंगे पर्यावरण कुजनेट्स कर्व, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा कुछ जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऊपर से हम इसको मिटाना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुजनेट्स कर्व हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा जो है पर्यावरण कुजनेट्स कर्व आएगा और इस ग्राफ को हम यहाँ से मिटा दें। पर्यावरण कुजनेट्स कर्व भी कुजनेट्स कर्व की तरह है, लेकिन बस उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमारा जो है पर्यावरण कुजनेट्स कर्व है, तो जिसका जो ग्राफ है वो देखेंगे और इसका रिलेशन देखेंगे और साथ ही इसका ये देखेंगे मैसेज क्या है। तो जो इसका ग्राफ है ये भी कुछ ऐसा ही बनता है और इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए, इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। रुकिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर जो है इनइक्वलिटी नहीं, चूँकि देखिए यहाँ पर पर्यावरण लगा हुआ है, कुजनेट्स कर्व के साथ पर्यावरण लगा हुआ है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसका जो लेवल क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लेवल, ठीक है। तो ये पहला है जो यहाँ पर है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है और यहाँ पर ग्रोथ है। यहाँ पर देखिए कुजनेट्स कर्व और पर्यावरण को इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व में क्या अंतर है, इसके आगे पर्यावरण लगा है, तो सीधी बात है कि कुजनेट्स कर्व में क्या है, असमानता की बात हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व जब पूछेगा तो पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण क्षति का जो स्तर है वो क्या है, ठीक है। तो ये इसकी बात हो रही है। तो आप अब देख लीजिए कुछ ऐसा बनता है इसका ग्राफ और इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। ये हो गया, जैसे उस कुजनेट्स कर्व को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, तो इनिशियल स्टेज, तो ये है आपका प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, प्री इंडस्ट्रियल पूर्व औद्योगिक स्तर, प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। पूर्व औद्योगिक, ये वाला जो है पूर्व औद्योगिक है, ये इंडस्ट्रियल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ये औद्योगिक है, ठीक है। ये पूर्व औद्योगिक है, ये औद्योगिक है और ये औद्योगिक स्तर, और ये है पोस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है। इस ग्राफ को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। इस वाले एक्सेस पर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसका अर्थ हो गया जीडीपी पर कैपिटा, वही चीज़ है इनकम पर कैपिटा या जीडीपी पर कैपिटा। तो आप अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये जीडीपी पर कैपिटा है, इनकम पर कैपिटा, और ये जो इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ग्राफ आपका ये है, ये, ठीक है। इस ग्राफ को हमने 3 हिस्सों में बांटा, पूर्व औद्योगिक इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल या औद्योगिक अर्थव्यवस्था और पोस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल या सर्विस। पोस्ट इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक में सर्विस आता है, तो इसको आप सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये 3 हिस्सों में विभाजित हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका जो ग्राफ है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लेवल, तो जैसे जैसे विकास हो रहा है पर्यावरण क्षति बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लेवल, ये जो एक्स एक्सिस है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और वाई एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है, देख रहे हैं आप, प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में इन्वायरमेंट की क्षति बहुत ज़्यादा हुई। देखिए
ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और यहाँ पर इस बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद इंडस्ट्रियल में फिर मैक्सिमम हुई। ये प्री इंडस्ट्रियल या पूर्व औद्योगिक समाज में इन्वायरमेंट की क्षति बहुत ज़्यादा हुई जैसे जैसे विकास हुआ। आप देख रहे हैं ये विकास होता 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 इस पॉइंट तक प्री इंडस्ट्रियल पूर्व औद्योगिक स्तर है, यहाँ पर कितना ज़्यादा क्षति हुआ। फिर औद्योगिक स्तर की बात हुई तो यहाँ पर मैक्सिमम क्षति हुई पर्यावरण की। ठीक है, समाज जैसे जैसे विकास किया, पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था आई, फिर द्वितीयक अर्थव्यवस्था आई, फिर तृतीयक आई। तृतीयक जो सर्विस सेंटर होता है, प्राथमिक जो पर्यावरण से प्राप्त उत्पाद हैं उनसे जो अर्थव्यवस्था चलती है, द्वितीयक जो है इंडस्ट्रियल। तो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे देख लीजिए आप कितना ज़्यादा क्षति हुआ। ये ग्राफ और ऊपर चढ़ा, देख रहे हैं, ये ग्राफ इधर से मिलाइए इधर से मिलाइए, कितना क्षति हुआ देखिए। और यहाँ पर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कितनी ज़्यादा क्षति हुई पर्यावरण की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये है पोस्ट इंडस्ट्रियल या सर्विस, ये सेवा। पोस्ट इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ कि सर्विस जो सेवा प्रदाता अर्थव्यवस्था है उसमें देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट की क्षति कम हो रही है। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मतलब है स्टील प्लांट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये विनिर्माण क्षेत्र जो, और कपड़ा बनाना, विनिर्माण कपड़े बनाने में देखिए कितने पानी की खपत होती है। और स्टील बनाने में कोयले का जो खनन होता है, पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ये सब जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ठीक है, और सीमेंट का उत्पादन हो गया, सीमेंट में बताइए पर्यावरण को कितनी क्षति मिलती है। इस तरह जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पर्यावरण की क्षति बहुत ज़्यादा हो रही है। पोस्ट इंडस्ट्रियल में फिर यही जो क्षति है धीरे धीरे कम होने लगी। अब हम इधर आ रहे हैं, ये हमने तीन, इसीलिए ग्राफ को हमने 3 हिस्सों में बांटा आपके समझने के लिए। मैसेज क्या है इसका? मैसेज जो है इनिशियल स्टेज पर जो है औद्योगिक विकास होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आपने देखा, फिर देखा कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा क्षति हुई, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल या सर्विस इकोनॉमी में, ये सेवा अर्थव्यवस्था में जो अभी चल रही है उसमें आप फिर पर्यावरण की क्षति, सेवा जैसे हम कर रहे हैं, जैसे सैलून हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, इससे में इन्वायरमेंट की क्षति कम है क्योंकि हम जो चीज़ें बना रहे हैं उसमें संसाधन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम मानव सेवा दे रहे हैं और जो संसाधन बन गए हैं उससे सेवा कर रहे हैं। तो जो क्षति हो चुकी है उसका इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ का थर्ड हिस्सा देख रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस इकोनॉमी, इसमें फिर इन्वायरमेंट की क्षति कम हो रही है। तो इसका मैसेज यही है कि इनिशियल स्टेज पर जो है, इनिशियल स्टेज पर विकास के इनिशियल स्टेज पर पर्यावरण क्षति ज़्यादा होती है। ठीक है, पर्यावरण क्षति जो है ज़्यादा होती है विकास के या अर्थव्यवस्था के विकास में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने पर। ठीक है, इसका मैसेज ये है। और इसमें हमने 3 तरह की ग्राफ को 3 हिस्सों में बांट दिया, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल। और इसको बांटने से आप अच्छे से समझ गए होंगे, प्री इंडस्ट्रियल में विकास हुआ तो पर्यावरण क्षति हुई, इंडस्ट्रियल में और ज़्यादा क्षति हुई, लेकिन जब पोस्ट इंडस्ट्रियल आया इकोनॉमी सेवा वाला तो उसमें थोड़ा सा ये ग्राफ डाउन होना शुरू हुआ। तो अब हम अगला देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लॉफर कर्व की चर्चा कर रहे हैं और ये हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा बचा लॉफर कर्व। अब हम देखेंगे लॉफर कर्व। इतने सिंपल भाषा में आपने ये इस चैप्टर को कभी नहीं देखा होगा, इस टॉपिक को। ये हमारा प्रयास है, इसीलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने से और चैनल ग्रो करने से खून भी ज़्यादा बढ़ता है, इसीलिए और उत्साह भी बनता है अच्छे वीडियो बनाने का। तो अब हम देखेंगे लॉफर वक्र। तो हमारा वही है, पहला डायमेंशन है इसका ग्राफ क्या है। ठीक है, दूसरा डायमेंशन है इसमें रिलेशन क्या है, इस रिलेशन की चर्चा हो रही है। और तीसरा हम देखेंगे थर्ड डायमेंशन, ये मैसेज क्या है। ठीक है, इसका मैसेज क्या है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देख ले रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, उल्टी बाल्टी। ये आप समझ लीजिए उल्टी बाल्टी है। रुक जाइए, इसको ठीक से कर दें।
लाफर कर्व, ये उल्टी बाल्टी की तरह है। इन दोनों में अंतर था, हमने उसमें जो क्षैतिज वाला एक्सिस है उसमें सटाया नहीं था कुछ नेट्स में, ये पूरा सटा हुआ है, बस इस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और ये जो है टैक्स रेवेन्यू की चर्चा कर रहा है, ये ग्राफ जो है यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू जो कर से कितनी आय हो रही है उस पर, और ये टैक्स रेट की चर्चा कर रहा है, यहाँ पर टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट यहाँ पर देखिए, तो हमारा जो ग्राफ है आप अब देख रहे हैं ये कुछ ऐसा बना उल्टी बाल्टी की तरह, बाल्टी को उल्टा कर दीजिए और रख दीजिए तो कुछ ऐसा ग्राफ बना। ये पीसीएस में एक प्रश्न भी आया था, शायद हमको लगता है कि 2019 या 20 में आया था कि लॉफर कर्व का जो ग्राफ है कैसा बनता है। लॉफर वक्र हम ले रहे हैं, लॉफर कर्व, तो लॉफर कर्व का जो है ग्राफ जो है, ये लॉफर कर्व हम लिए हैं अभी, ये चल रहा है, तो लॉफर कर्व का ग्राफ जो है उल्टी बाल्टी की तरह बनता है। शायद 19 में या 20 में आया था यूपी पीसीएस में प्री में, इसीलिए हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लिए हैं। इसका ग्राफ जो है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में है, और तो इसका जो रिलेशन है तो रिलेशन यही होगा, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट, कर की दर और टैक्स रेट परसेंटेज, ठीक है। तो कर की दर और कर आय इन दोनों में जो संबंध होगा वो लॉफर कर्व की उस पर हम देखेंगे, लॉफर कर्व, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट। अब देखिए इसका मैसेज क्या जा रहा है, ग्राफ को समझने का हम प्रयास करते हैं। ग्राफ जो कह रहा है, देखिए ये शुरू हुई, टैक्स रेट कैसे धीरे धीरे बढ़ा, टैक्स रेट बढ़ा, बढ़ते 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 ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, ये मैक्सिमम है यहाँ से, और किसी भी ग्राफ को हम जब तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कटिंग पॉइंट नहीं देखेंगे, मिड पॉइंट, उस ग्राफ समझ नहीं आता। तो ये देखिए, तो ये मैक्सिमम है, तो टैक्स रेट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये मैक्सिमम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है रेवेन्यू देखिए इसका कैसे है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम है, और यहीं से ये टैक्स रेट फिर घटने लगा, ठीक है। तो इसका मैसेज क्या निकला, देख रहे हैं आप, फिर से देख लीजिए, ये टैक्स रेट बढ़ता गया तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता गया, ठीक है। और एक पॉइंट पर आकर ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ता, मतलब सबसे ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और उसके बाद टैक्स रेवेन्यू घटने लगा, और टैक्स रेट अपने आप वही है, और टैक्स रेवेन्यू घट रहा है। तो इसका मैसेज क्या है, मैसेज है, ये क्या मैसेज दे रहा है, ये मैसेज है कि ऑप्टिमम लेवल पर, अगर यदि ऑप्टिमम लेवल पर या एक तरह से देख लीजिए, ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, रीजनेबली लो लेवल, मतलब एक जो हाई लेवल उसको नहीं कहते हैं, ये रीजनेबली लो लेवल, ठीक है, ठीक है। एक समान आदमी की दृष्टि से, और लो लेवल पर अगर होता है, बहुत हाई नहीं होता है, तो यदि ऑप्टिमम लेवल पर टैक्स रेट हो, ठीक है, टैक्स रेट हो, यदि ऑप्टिमम लेवल पर टैक्स रेट हो तो टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, टैक्स रेवेन्यू जो होगा, कर राजस्व होगा, कर आय जो होगा, कर आय हाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप देख ही रहे हैं मैक्सिमम होगा, टैक्स रेट उतना ही है, लेकिन कैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ा और फिर घटने लगा। तो टैक्स यदि ऑप्टिमम लेवल पर, रीजनेबली लो लेवल पे की बात हो रही है, ऑप्टिमम लेवल पर अगर टैक्स रेट होगा, यदि ऑप्टिमम लेवल पर टैक्स रेट होगा तो टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक टैक्स रेट कितना है और फिर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये है मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, यहाँ मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू की चर्चा हो रही है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे डेवलप हो रहा है। और फिर ये, तो इसका जो ग्राफ है ये हो गया, रिलेशन क्या है, टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट, मैसेज क्या है, यदि ऑप्टिमम लेवल या लो लेवल पर, ये रीजनेबली लो लेवल, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो टैक्स जो रेवेन्यू है मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट पे टैक्स रेवेन्यू कितना है। अब हम देखेंगे,
लॉरेंज कर्व, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो लॉरेंज कर्व की अभी हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपने लॉरेंज कर्व पर आते हैं। लॉरेंज कर्व जो है समाज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, आय का जो वितरण होता है और समाज में असमानता को बताता है। ये दो चीज़ें हैं इसमें, तो इसको अभी हम देख लेते हैं। तो लॉरेंज कर्व, ठीक है, ये हमारा आखिरी है लॉरेंज कर्व। ये जो है, ये इसका जो ग्राफ है ये अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका रिलेशन क्या है, और उसके बाद देखेंगे ये मैसेज क्या है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसका रिलेशन क्या है। रिलेशन, इसका जो रिलेशन है समाज में आय वितरण को दिखाता है। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण। ठीक है, आय वितरण, पहले ये आप देख लीजिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है और समाज में इनइक्वलिटी को दिखाता है। इनइक्वलिटी, क्या असमानता हुई है, असमानता। ठीक है, अगर देखिए इसको और करके करिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो समाज में असमानता तो फैलेगी। इनकम, सभी लोगों के पास पैसा होगा तो समानता होगी। ठीक है, तो चाहे आप इसको एग्ज़ाम में चूँकि पूछा है कई बार कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन असमानता, तो हमने इसको दोनों ले लिया। इसका जो रिलेशन है, अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं होगा तो समाज में असमानता ही फैलेगी। तो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, रुक जाइए, इसका जो ग्राफ है आप ये देख लीजिए ऐसे। यहाँ पर है शेयर ऑफ इनकम अर्न, शेयर ऑफ, रुक जाइए, शेयर ऑफ इनकम अर्न। ठीक है, शेयर ऑफ इनकम। ठीक है, कितने लोग ने पैसा कमाया उसका परसेंटेज है ये। ठीक है, और ये 100% तक गया। ठीक है, शेयर ऑफ इनकम अर्न और शेयर ऑफ पीपुल, यहाँ पर है शेयर ऑफ पीपुल। ठीक है, शेयर ऑफ पीपुल फ्रॉम लोवेस्ट टू मैक्सिमम, फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, तो ये लो है और ये 100% है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी 100% है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ पर और क्षैतिज अक्ष पर शेयर ऑफ पीपुल फ्रॉम लो टू हाई, ये लो है मतलब 0 है और ये 100%, ये पूरा समाज है। ये 0 है और ये पूरा समाज है 100%। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वर्टिकल एक्सिस पर, वर्टिकल अक्ष पर शेयर ऑफ इनकम अर्न। ठीक है, तो ये 100% है। अब आप देख रहे हैं, ग्राफ समझने का प्रयास किया जाए। ग्राफ जो है देखिए कह रहा है कि जो समाज में आप देखिए ग्राफ जो है ये यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसका रिलेशन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ इनकम अर्न। यहाँ पर इनकम है और यहाँ पर पीपुल है। तो देखिए कम लोगों के पास, और ये शेयर ऑफ इनकम, कितने लोग हैं यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या कितनी है, यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है। और यहाँ पर देखिए जो कितने ज़्यादा लोग हैं, और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कितने कम लोग हैं। ये ग्राफ ऐसे डेवलप हो रहा है। तो इसका जो मैसेज क्या है, इसका मैसेज यही है कि समाज में अधिकतर लोगों के पास पैसे नहीं है, और जो शेयर ऑफ इनकम है वो जो सबसे ज़्यादा है, उसमें जो शेयर ऑफ पीपुल है वो कम है। ठीक है, आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं, जो शेयर ऑफ इनकम अर्नड है वो कुछ ही लोगों के पास है,
कुछ लोगों के पास पूरा पैसा है, मतलब और इससे मैं रिलेशन क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या आय वितरण, ठीक है, आय वितरण और आय वितरण, ठीक है, और ये रिलेशन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण और जनता के बीच में ये बता रहा है, ठीक है। और इससे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पूरा पैसा है, इस पॉइंट पर पूरा पैसा है, लेकिन जो लोगों की संख्या है यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, लॉरेंस कर्व, और इसका जो रिलेशन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से है, मतलब समाज में जो है आय वितरण किस तरह का है। तो जो मैक्सिमम लोगों के पास है वो कम पैसा है, और जो मिनिमम लोगों के पास है वो ज़्यादा पैसा है। तो समाज में फिर स्वाभाविक बात है कि मैक्सिमम लोगों के पास कम पैसा है और कुछ लोगों के पास ही जो समाज की अर्थव्यवस्था का पूरा पैसा है, मतलब अधिकतम पैसा है, तो असमानता फैलेगी। तो जो इसका जो रिलेशन है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या असमानता का है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आय वितरण और लोगों की संख्या का है, और ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जब इनकम जो है बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के पास और बहुत कम इनकम है बहुत लोगों के पास, तो स्वाभाविक बात है कि असमानता फैलेगी। तो मैसेज यही है, ये असमानता की चर्चा करता है, ठीक है, ये असमानता की चर्चा करता है। इसको बल्कि हमको यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर और असमानता की चर्चा हो रही है यहाँ पर। असमानता की चर्चा कैसे हो रही है, आप देख रहे हैं, अभी देखिए जो 45 डिग्री है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, अब यहाँ से देखिए 45 डिग्री, तो ये इक्वालिटी की, यहाँ पर इक्वालिटी है, इसको यहाँ पर इक्वालिटी है 45 डिग्री, ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर इक्वालिटी है। लेकिन ये जो ये वाला ग्राफ है, ये देखिए ये यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या कितनी है, लो से मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम इनकम है। तो मैक्सिमम इनकम जो है बहुत कम लोगों के पास है, और जब ऐसा सिनेरियो बनता है कि मैक्सिमम इनकम बहुत कम लोगों के पास, तो समाज में असमानता फैलती है। तो असमानता की ये चर्चा करता है, ये मैसेज देता है कि असमानता समाज में व्याप्त है। लॉरेंज कर्व है। तो अभी आप लोगों ने देखा फिलिप्स कर्व, कुजनेट्स कर्व, इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, लाफर कर्व और ये लॉरेंज कर्व। और हमारा प्रयास था कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाए। प्रश्न 3 डायमेंशन में पूछते हैं, ग्राफ पूछता है, वो रिलेशन पूछ रहा है कि किससे वो ग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है और उसका मैसेज क्या है। तो हमने आपको तीनों डायमेंशन, और प्रश्न अभी तक केवल रिलेशन से पूछ रहे हैं, भविष्य में ग्राफ से पूछा जा सकता है और उसका मैसेज क्या है ये पूछा जा सकता है। और मेरा प्रयास था कि इकोनॉमिक का इस कठिन टॉपिक को बहुत इजीली वे में आपको समझाने, लेमैन भाषा में समझाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या हम अपने प्रयास में सफल हो सके क्या, और अगर सफल होंगे तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो बना के दिखाएं और हमारा उत्साहवर्धन हो। मिलते हैं अपने यूपीएससी प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।